बंगाल का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी की सरकार, उनका सिस्टम, उनके लोग जितना खुद को क्लीन चिट देने का प्रयास करते जा रहे हैं, जितना खुद को डिफेंड करते जा रहे हैं, उतना पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बंगाल की सड़क से लेकर देश के हर हिस्से में विरोध प्रदर्शन जारी है और ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आज कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। भयंकर छीछा लेदर हुई है बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी सरकार की। उसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, इसको लेकर गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक में बंगाल केस पर क्या हुआ है, बंगाल में किसने कह दिया है कि राज्यपाल ने तो राष्ट्रपति शासन लगाने की चिट्ठी अमित शाह को भेज दी है सोमवार को। आज एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कैसे अलग जोन में चल रहे हैं। बॉस, इंडी गठबंधन के नेताओं से बाकी सब बातें करवा लो, मोदी को तानाशाह बुलवा लो, लोकतंत्र विरोधी बुलवा लो, संविधान कुचलने वाला बुलवा लो, आरक्षण खत्म करने वाला बुलवा लो, लेकिन अगर कह दो कि थोड़ा ममता बनर्जी पर बोल दीजिए तो इंडी गठबंधन वाले तिलमिला जाते हैं। कोलकाता में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश इतने दिनों से गुस्से में है, लेकिन मजाल है कि इंडी गठबंधन में कोई खखर कर जोड़ देकर ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोलते। अभी कहीं दूसरी जगह पर कोई कांड हो जाए तो देखिएगा कैसा एकदम इनका जोश जो है वो पंप मारेगा अंदर से खून। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट कोलकाता कांड पर ममता सरकार की क्लास लगा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर, और जैसा कि आमतौर पर होता है, नेता कहीं जाता है तो मीडिया और रिपोर्टर सवाल पूछते हैं। एक रिपोर्टर ने कोलकाता का सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया। राहुल गांधी के लिए तो कोलकाता का सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए वो सवाल से ही तिलमिला गए। जो राहुल गांधी रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या का मामला उठाने गए थे, न्याय की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि यहां लोग गुस्से में हैं, मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है, न्याय मिलना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्हीं राहुल गांधी से जब कोलकाता कांड में न्याय की बात की गई तो एकदम राहुल गांधी के जज्बात बदल गए। वो कोलकाता पर सवाल को ध्यान भटकाने की तकनीक बताने लगे। एक पीड़िता को न्याय मिले, एक महिला के साथ रेप, क्रूर रेप और मर्डर हो गया, उस पर सवाल पूछो तो राहुल गांधी का ध्यान भटक जाता है। एक तो रायबरेली जा सकते हैं, कलकत्ता नहीं जा सकते हैं, और कोलकाता का सवाल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। सुनिए एक बार राहुल गांधी को किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। वो करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। राहुल गांधी एक तो कोलकाता आज तक नहीं जा पाए। मतलब उनके संसदीय क्षेत्र में अगर किसी के साथ गलत हो, और वो संसदीय क्षेत्र चूंकि यूपी में पड़ता है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो राहुल गांधी वहां जाएंगे। लेकिन कोलकाता को लेकर देश भर में गुस्सा है। राहुल गांधी को कोलकाता के फ्लाइट की जैसे टिकट ही नहीं मिल रही, और एक महिला मर गई, उस पर सवाल पूछना, वो भी उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहा है बंगाल सरकार को लेकर, कड़ी कड़ी टिप्पणियां कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। महिला को न्याय दिलाने का सवाल पूछना राहुल गांधी के लिए डिस्ट्रैक्शन है। और ये नेता प्रतिपक्ष है इस देश के। विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी अगर यूपी में दलित युवक की मौत का मुद्दा उठाते हैं तो उनका हक है, वो उस क्षेत्र के सांसद भी हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल यहां राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड का है।
वो इंसाफ के लिए यूपी सरकार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन बात जब इंडी गठबंधन के राज्यों की आती है तो उनका दबाव बनाने का मैकेनिज्म खुद ब खुद दबाव में आ जाता है। जितना गुस्सा राहुल गांधी को यूपी की घटना पर आ रहा है, उसका 20% गुस्सा भी ममता सरकार पर दिखा देते ना बॉस, तो मान जाता मैं। राहुल गांधी तो सीधे सीधे ममता सरकार का नाम नहीं ले पाए बॉस, नाम नहीं ले पाए ममता बनर्जी का। ये इस देश की महिलाएं भी देखें कि इस देश में पॉलिटिक्स का लेवल क्या है। आपकी बच्चों की मौत, आपकी इज्जत, आबरू, सब इस देश में पॉलिटिकली अगर काम आ सकती है तो सवाल उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे बॉस। राहुल गांधी कोलकाता के सवाल पर फंस गए तो मीडिया को कोसने लगे कि मीडिया ध्यान भटका रही। सबसे पहले रायबरेली में लोकल मीडिया ने आपको यूपी की घटना पर सवाल पूछा। आपका लंबा चौड़ा जवाब सुनने के बाद मीडिया ने कोलकाता पर सवाल किया। इस उम्मीद से सवाल किया ताकि आपका इस घटना पर रिएक्शन मिल जाए। और राहुल गांधी के बेहद सिंपल से सवाल पर जब उनसे यह सिंपल सा सवाल पूछा गया तो आराम से रिएक्शन दे सकते थे, लेकिन वो उल्टे मीडिया को ब्लेम करने लगे कि दलित युवक का मामला है, इसलिए आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। ध्यान भटकाना ही होता तो मीडिया आपके सीधे कोलकाता पर ही सवाल पूछती, वहां का सवाल भी नहीं पूछती। और राहुल गांधी का हर बार का पैटर्न यही है, इनको लगता है मीडिया इनके सामने आई है तो इनसे वही पूछे जो ये सुनना चाहते हैं। ये मीडिया है बॉस। गीतमाला का कार्यक्रम रेडियो पे नहीं बज रहा है, जो आप जो चाहेंगे वही बजेगा। अगर ध्यान ही भटकाना होता तो रायबरेली दौरा सुर्खियों में ना होता। और दूसरी बात, जिस केस पर पूरे देश की नजर है उस पर बात करना ध्यान भटकाना कैसे हो गया है? इंडी गठबंधन तो कोलकाता के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ चुप है, लेकिन हर कोई इंडी गठबंधन की तरह चुप नहीं है। बड़ी हलचल मची हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिल्ली में आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले। यह मुलाकात इस मायने में बड़ी अहम है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल देखकर कई लोग राष्ट्रपति शासन की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात का मकसद क्या था यह अभी क्लियर नहीं है। ऊपर ऊपर तो कहा जा रहा है यह औपचारिक मुलाकात है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ब्रीफ किया है राज्यपाल ने? क्या स्थितियां इस तरफ जा सकती हैं कि जहां यह फैसला कर लिया जाए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ही उचित है? क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार से संभल नहीं रही। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब सवाल उठा रहे हैं और राज्यपाल कह चुके हैं कि महिलाएं बंगाल में सेफ नहीं है। इसी बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ममता सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले एक अखबार जागो बांग्ला ने दावा किया है कि राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश वाली चिट्ठी ऑलरेडी भेज दी है। जैसे सामना मुखपत्र है शिवसेना का, वैसे इस जागो बांग्ला को मुखपत्र कहा जाता है टीएमसी का। वो अखबार छाप रहा है कि चिट्ठी चली गई है राष्ट्रपति शासन लगवाने की। अखबार ने दावा किया है कि सोमवार की सुबह ही राज्यपाल ने यह चिट्ठी भेज दी गृह मंत्री को और राष्ट्रपति को। अखबार में लिखा है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई तो बैकडोर से सत्ता हथियाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के एजेंट सीवी आनंद बोस, यानी राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट बताया गया। इसमें असंवैधानिक खेल में जुट गए हैं। यह भी दावा किया गया है कि राज्यपाल पर दबाव बनाकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई है। एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश करके अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। अब यह किसी को नहीं पता कि यह चिट्ठी गई है या नहीं गई है। टीएमसी का मुखपत्र किस हवाले से यह छाप रहा है। जैसे केजरीवाल जी को दिव्य दर्शन हो जाते हैं कि अब मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, अब ये होने वाला है, अब ईडी आने वाली है, फलाना ढिमकाना। जैसे राहुल गांधी रातों रात ट्वीट करते हैं देर रात में कि भाई ईडी पहुंचने वाली है क्योंकि मैंने लोकसभा में कुछ कह दिया है, वैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी के मुखपत्र को भी शायद ये पता नहीं कहां से पता चला है कि भाई ऐसी चिट्ठी राष्ट्रपति शासन लगाने की जा चुकी है। अब अगर यह सच है तो जल्द पता चल जाएगा, सच नहीं है तो फिर क्या यह ममता सरकार का डर है? उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है और पहले से ही विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कोलकाता केस में ममता बनर्जी को लेकर इंडी गठबंधन चुप है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई। राज्य सरकार, पुलिस, अस्पताल प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नहीं बख्शा। इस केस को जिस तरह से हैंडल किया गया उससे सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुमोटो इस मामले की सुनवाई की और पूछा कि रेप और मर्डर को शुरुआत में सुसाइड क्यों बताया गया। परिवार को किसने बताया कि बेटी ने आत्महत्या की? क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया?
कॉलेज के प्रिंसिपल पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसे दोबारा नियुक्ति क्यों दी गई? महिला डॉक्टर के शव को देखने के लिए परिवार को 3 घंटे इंतजार क्यों कराया गया? एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई? जब शव को रात 8:30 पर सौंप दिया गया तो एफआईआर रात 11:45 पर क्यों हुई? पीड़ित के वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे लीक हो गए? मेडिकल कॉलेज पर हमला हो गया तो पुलिस क्या कर रही थी? यानी जो एक एक सवाल मीडिया पूछ रही है, हमारे जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं, आम पब्लिक पूछ रही है, वही बातें सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और जो ममता बनर्जी के नेता कहते हैं ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ दी जाएगी, जाके दिखाते आज सुप्रीम कोर्ट में ये जोश कि सर आप कैसे पूछ लिए बॉस। जो लोग मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं कि मीडिया ने भड़का दिया, वो जाके कहते हैं आज कोर्ट में कि ना सर सब ठीक है, मीडिया ने भड़काया। वहां नहीं बोल पाए सर। जो ममता बनर्जी कह रही थी कि वाम और राम ने कर दिया, उनके वकीलों ने क्यों नहीं खड़े होकर कहा सुप्रीम कोर्ट में कि वाम और राम ने कर दिया? इस मामले में शुरुआत में जिस तरह की जांच हुई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त क्लास लगाई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि दाह संस्कार के लिए बॉडी कब हैंडओवर की गई। कोर्ट को बताया गया कि बॉडी रात 8:30 बजे हैंडओवर की गई। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बॉडी हैंडओवर करने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। सीजेआई ने कहा कि दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से यह क्लियर हो गया कि मर्डर का केस है। फिर एफआईआर रात 11:45 पे क्यों हुआ बॉस? अस्पताल के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? सीजेआई ने कहा कि जब माता पिता अस्पताल में नहीं थे तो यह अस्पताल की ड्यूटी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। पोस्टमार्टम होगा तब एफआईआर होगी। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। आप पहले ही दर्ज कराते। पोस्टमार्टम में जो आता सो आता। माता पिता को बाद में लगता वो बाद में कराते एफआईआर दोबारा, या उसमें कुछ बातें ऐड करते। सुबह घटना सामने आई, रात के 11:45 में एफआईआर हो रहा है और कहा जा रहा है कि हमने एकदम चौचक काम कर दिया, और वही प्रिंसिपल वहां से हटके दूसरी जगह प्रिंसिपल बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई के दौरान अपनी पीड़ा भी जाहिर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सिर्फ अस्पताल में हुए एक रेप का मामला नहीं है, यह सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। अगर महिलाओं को काम की जगह पर सेफ्टी नहीं दी जा रही है तो हम उनसे समानता के अधिकार को छीन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के फोटो और वीडियो पूरे मीडिया में फैले हुए हैं, यह बहुत परेशान करने वाली बात है। केस को देखकर यह पता चलता है कि वारदात के बारे में सुबह सुबह ही पता चल गया था, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताकर केस को दबाने की कोशिश की और माता पिता को डॉक्टर बेटी की बॉडी नहीं देखने दी। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि प्रिंसिपल मामले को दबा रहा था और वो प्रिंसिपल यहां से हटकर दूसरी जगह प्रिंसिपल बन जाता है, और उसके बाद लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? इतना गंभीर अपराध हुआ, वो भी अस्पताल के अंदर, ये सब कर क्या रहे थे? क्या भीड़ को अस्पताल के अंदर घुसाने का काम कर रहे थे क्या? सीजीआई ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और आजादी की शाम को भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। सीजीआई ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे सरकार अस्पताल पर हुए हमले को रोक नहीं पाई। चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में कहा कि हम एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को जबरदस्त झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल पर हमले की घटना और हमले के वक्त बंगाल पुलिस के मौके से भाग जाने का गंभीरता से संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया ताकि डॉक्टर सुरक्षित माहौल में काम कर सके। सोचिए यह कोलकाता पुलिस के लिए कितनी बड़ी नाकामी है, कितनी शर्म की बात है, फजीहत की बात है कि पहले उनसे जांच छीनकर सीबीआई को दी गई, फिर वो अस्पताल को सुरक्षा देने का भरोसा भी खो चुके हैं और सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया जा रहा है। यह बंगाल की पुलिस में कोर्ट अदालतों का भरोसा रह गया है, पब्लिक का तो छोड़ ही दीजिए। यह अदालतों का भरोसा है बंगाल पुलिस में, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। राज्यपाल कहते हैं तो यहां मुखपत्र छापरा की चिट्ठी भेज दी गई है गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सरकार को गिराने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने जघन्य अपराध और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, उस दौरान बंगाल सरकार से यह उम्मीद थी कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारी तैनाती करेंगे। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस के होते हुए उपद्रवी अंदर कैसे आ गए भाई? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया,
यह टास्क फोर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा पर सुझाव देगी। टास्क फोर्स में जिन लोगों को जगह दी गई है उनमें एडमिरल आरती सरीन, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर एम श्रीनिवास जो कि डायरेक्टर हैं एम्स के दिल्ली के, और डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डायरेक्टर निम्हांस बेंगलुरु, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डायरेक्टर एम्स जोधपुर, डॉक्टर सौमित्र रावत, गंगाराम अस्पताल के मैनेजिंग मेंबर, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, कार्डियोलॉजी हेड एम्स, और प्रोफेसर पल्लवी सापरे, डीन हैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, पूर्व प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली एम्स, इन सबको शामिल किया गया। इसके अलावा टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा पर विचार करेगी। मेडिकल स्टाफ सुरक्षित माहौल में कैसे काम कर सकते हैं इस पर विचार करेगी, और इसके अलावा कमेटी यह भी देखेगी कि इमरजेंसी रूम या वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है या नहीं, अस्पताल में बैगेज स्क्रीनिंग की जरूरत है या नहीं, अगर कोई मरीज नहीं है तो उस व्यक्ति को किस हद तक एक्सेस दिया जा सकता है, डॉक्टर्स के लिए अलग से रेस्ट रूम हो, नर्सेज के लिए अलग रेस्ट रूम हो, अस्पतालों में सभी जगह सीसीटीवी हो, वो काम कर रहे हो, मेडिकल स्टाफ के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें, इस तरह के मुद्दों पर टास्क फोर्स विचार करेगी, अलग अलग अस्पतालों में जाएगी, सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक 22 अगस्त तक सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अस्पताल पर हमले के मामले में ममता सरकार को अपनी रिपोर्ट 22 अगस्त तक देनी है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी, 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी गई। आज सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की खूब फजीहत हुई, खासकर अस्पताल पर हुए हमले और अस्पताल के प्रिंसिपल पर मेहरबानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे। इस पर अब बंगाल सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पहला डैमेज कंट्रोल यह कि मेडिकल कॉलेज में हमले के केस में कोलकाता पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। 15 सदस्यीय एसआईटी टीम इस मामले की जांच करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई। दूसरा डैमेज कंट्रोल यह कि ममता सरकार ने अब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष के खिलाफ जांच के आदेश दिए। अब जाकर इनको समझ में आ रहा कि संदीप घोष की जांच होनी चाहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई कि कोलकाता पुलिस ने 2 एसीपी और एक इंस्पेक्टर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में सस्पेंड कर दिया है। वो जो घटना हुई थी उस मामले में सस्पेंड कर दिया है। ये तीनों पुलिस अधिकारी तोड़फोड़ के समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर थे। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि घटना 14 तारीख की रात को हुई, आज हम 20 तारीख पे बैठे हुए हैं, 6 दिन बाद 7 दिन बाद बंगाल पुलिस को समझ में आ रहा है कि जो लोग वहां पर पुलिस वाले थे उन पर एक्शन होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी तब इनको एक्शन समझ में आ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घटना के बाद प्रिंसिपल पर तुरंत कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन जब विरोध के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाया गया तो दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी गई। संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी किस लिए की गई, इसका जवाब बंगाल सरकार ही दे सकती है। जिस प्रिंसिपल पर जिस प्रिंसिपल पर पहले से कई आरोप लगे हैं, जिसके रहते एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उसको हटाया जाता है तो छात्रों के प्रदर्शन की वजह से। यानी अगर सरकार की चलती तो शायद आज भी संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होता। पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदीप घोष को लेकर सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया गया और सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ शुरू कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संदीप घोष को लेकर तीखे सवाल पूछे। यानी जो संदीप घोष पहले कहीं सीन में नहीं थे वो अब जांच के दायरे में लगातार बने हुए। सीबीआई का शिकंजा संदीप घोष पर कसता जा रहा है। अब जब संदीप घोष को लेकर बंगाल सरकार फंसती दिख रही है तो अलग अलग तरीके से संदीप घोष की जांच हो रही है। बंगाल सरकार ने संदीप घोष के खिलाफ एसआईटी का गठन किया, पहले क्यों नहीं किया? संदीप घोष पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है, पहले नहीं समझ में आ रहा था। 2021 से अब तक संदीप घोष के कार्यकाल की जांच होगी। 21 से लेकर अभी 24 तक सोए हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद समझ में आ रहा कि 21 से जांच करा लेते हैं। एसआईटी को आईजी रैंक के अधिकारी लीड करेंगे, 3 आईपीएस होंगे। 1 महीने के अंदर एसआईटी को अपनी पहली रिपोर्ट देनी होगी। कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब समझ में आ रहा कि केस दर्ज करना था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज हुआ है। अब इस पर पब्लिक नहीं पूछेगी कि चीचा लेदर हो रही है तो लीपापोती कर रहे हैं।
सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीबीआई की पूछताछ के बाद ही संदीप घोष पर बंगाल सरकार सख्त क्यों हुई। एसआईटी का गठन कर दिया, कोलकाता पुलिस ने भी केस दर्ज किया। लोग तो यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या संदीप घोष को सीबीआई से बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसी तरह से शेख शाहजहां के मामले में भी हुआ था। संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां को पहले तो गिरफ्तार नहीं कर पाई बंगाल पुलिस, कोर्ट की फटकार के बाद गिरफ्तार हुआ तो सीबीआई को सौंपने में देरी की। अब क्या उसी तरह से संदीप घोष के मामले में भी होने वाला है? सीबीआई की जांच से संदीप घोष को बचाने के लिए कोलकाता पुलिस पहले ही गिरफ्तार करने वाली है क्या? इस तरह की बातें लोग पूछ रहे हैं। और ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संदीप घोष पर काफी पहले से आरोप लगते रहे। संदीप घोष 2021 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे और उसके बाद से संदीप घोष पर कई बार आरोप लग चुके हैं। संदीप घोष के पुराने साथियों और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों ने जो आरोप लगाए हैं वो हैरान करने वाले। संदीप घोष माफिया स्टाइल में काम करता था, इस आदमी पर आरोप लगा रहे हैं लोग। अस्पताल के हर काम में 20% कमीशन लेता था, जूनियर छात्रों को शराब पिलाता था, फिर उन्हीं छात्रों से आंदोलन करवाता था। अभी तक लोग संदीप घोष के बारे में बोलने से बच रहे हैं, लेकिन संदीप घोष के सीबीआई जांच के दायरे में आने के बाद से लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर बेहद संगीन आरोप लगाए। सुनिए अख्तर अली को, फिर आगे की बात बताता हूं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। यानी संदीप घोष इस पूरे मामले में बुरी तरह से घिरते जा रहा है। पूर्व कर्मचारियों के अलावा सीबीआई की जांच में भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिससे संदीप घोष और ज्यादा घिर सकता है। सवाल यह है कि क्या इसी तरह से 14 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला किया गया था, जिससे क्राइम सीन खराब हो और सबूत मिटाए जा सके? और हमले के दौरान जो गुंडे आए थे वो भीड़ को सेमिनार हॉल जाने के लिए कह रहे थे। आप खुद सुनिए। होते मारा होते मारा। भीड़ को सेमिनार हॉल की तरफ जाने के लिए कहने का क्या मतलब था, जबकि वो क्राइम सीन है और वहां पूरी सुरक्षा थी? इस घटना की कड़ियां आप जोड़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ट्रेनी डॉक्टर के पास से एक डायरी भी मिली थी जो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं, यह आपको कल हमने बताया था, लेकिन इसमें नया खुलासा होने की बात है। ट्रेनी डॉक्टर रोज डायरी लिखती थी। 9 अगस्त को भी ट्रेनी डॉक्टर ने डायरी लिखी थी। डॉक्टर ने एक पेज की फोटो अपने पिता को भेजी थी। पिता के डायरी वाले दावे के बाद सीबीआई पीड़िता के घर पहुंची। सीबीआई ने उस पेज की तस्वीर ली जो पीड़िता ने पिता को भेजी थी। पीड़िता के पिता का कहना है कि डायरी के कई अहम पन्ने फाड़ दिए गए। अब यह भी सवाल है कि आखिर डायरी के पन्ने किसने फाड़े और जिस पेज का फोटो ट्रेनी डॉक्टर ने अपने पिता को भेजा उसमें क्या लिखा है? अब सीबीआई इन सारे बातों की जांच कर रही है। यानी यह मामला जैसा दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, और अब तो नए नए कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय का एक करीबी है अनूप दत्त, जो आज सीबीआई के सामने पेश हुआ। यह जो भागता हुआ इंसान आप देख रहे हैं यही अनूप दत्त है, जो संजय रॉय का करीबी बताया जा रहा है। सीबीआई ने अनूप दत्त से भी पूछताछ की है और जो जानकारी आई है वो चौंकाने वाली है। अनूप दत्त कोलकाता पुलिस में एएसआई है। घटना वाली रात संजय ने अनूप को 7 बार फोन किया था। सीबीआई पता कर रही है कि दोनों के बीच क्या बात हुई। क्या संजय रॉय ने अनूप को घटना के बारे में बताया था? क्या अनूप को पता था कि संजय ऐसा करने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई अनूप से पूछ रही है। सीबीआई इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। जो भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ कर रही है, एविडेंस कलेक्ट हो रहा है, लेकिन टीएमसी सीबीआई पर सवाल खड़े कर रही है। कोलकाता पुलिस तो सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करके केस को खत्म करने वाली है। सीबीआई जांच के बाद घटना के कई एंगल सामने आए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि सीबीआई को रविवार तक जांच पूरी कर देनी चाहिए थी। टीएमसी नेताओं का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जो आरोपी पकड़ा है उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके सीबीआई केस कंप्लीट क्यों नहीं कर रही है? सुनिए कुणाल घोष को, टीएमसी नेता को। संडे के अंदर ये क्लोज
होना चाहिए था। अगर कलकत्ता पुलिस में हाथ में होता तो ये संडे के अंदर क्लोज हो जाता, लेकिन अभी तो सीबीआई के हाथ में है, डेडलाइन क्रॉस कर गया। आज कल परसों हम लोग जानता नहीं है ये क्या करेगा। वो जो 1 पर्सन अरेस्टेड बाय कोलकाता पुलिस एंड कोलकाता पुलिस हैज डन देयर जॉब, तो वो जब कोर्ट में फिर से प्रोड्यूस होगा तो वहीं पर चार्जशीट दे दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए और कस्टडी ट्रायल मांग लीजिए और उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के प्रेयर दे दीजिए, तो कंप्लीट करना होगा। मैं तो बस इतनी सी बात कहता हूं, जो टीएमसी के नेता कह रहे हैं कोलकाता पुलिस हैज डन इट्स जॉब, वो सारे लोग जाते और आज सुप्रीम कोर्ट को बताते कि माय लॉर्ड कोलकाता पुलिस हैज डन इट्स जॉब। फिर जो इतना लंबा चौड़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया वो नहीं सुनना पड़ता। वहां क्यों नहीं बोल पाए कोलकाता पुलिस हैज डन इट्स जॉब? और इतनी क्या हड़बड़ी है कि चार्जशीट बस इसी आदमी पे दाखिल हो और जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कोलकाता रेप और मर्डर कांड के विरोध में अब बड़ी बड़ी हस्तियां सामने आ रही। बंगाली फिल्म और टीवी एक्टर एक्ट्रेस पहले ही प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे कोलकाता रेप और मर्डर का विरोध कर चुके हैं। अब बंगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकन सौरव गांगुली भी इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। सौरव गांगुली ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ब्लैक इमेज लगा ली है और वो पत्नी के साथ इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं। सौरव गांगुली ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी और उसके संगठन लगातार इस वारदात पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। कोलकाता में आज एबीवीपी ने रेप और मर्डर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ता सॉल्ट लेक इलाके में जमा हुए और स्वास्थ्य भवन की तरफ मार्च किया, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सभी को रोक दिया। इस दौरान बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी भरा हुआ था। एबीवीपी कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह है बंगाल का हाल, जहां ममता बनर्जी अपनी ही सरकार में हुई घटना पर इंसाफ के लिए प्रदर्शन करने वालों को इस तरह से वहां पर लाठियां खानी पड़ती। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय मांगने वालों पर जरा भी एक्शन नहीं होना चाहिए। और आज ही कोलकाता में क्या हुआ है देखिए। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देखिए एबीवीपी के समर्थक जो है आज सॉल्ट लेक सिटी सेंटर से लेकर उनको स्वास्थ्य भवन जाना था और ये विरोध जो है प्रदर्शन किया जा रहा था आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे उनको कहा कि वो स्वास्थ्य भवन नहीं जा पाएंगे। ऐसे में ये बारिश के बावजूद जो यहाँ पर एबीवीपी के समर्थक जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फिलहाल पुलिस उनको पीछे खदेड़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए पुलिस के जो सीनियर अधिकारी भी मौजूद है वो उनको पुशबैक कर रही है, कह रही है कि वो स्वास्थ्य भवन तक नहीं जा पाएगी क्योंकि स्वास्थ्य भवन के इर्द गिर्द जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है। टीएमसी कोशिश कर रही है कि इस घटना को जल्दी से जल्दी शांत किया जाए, जिससे सरकार पर उठ रहे सवाल भी रुके। सोशल मीडिया पर कोलकाता रेप मर्डर के बारे में लिखने वालों को लीगल नोटिस भेजे गए। आम लोगों को डराया गया। प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठीचार्ज तक के आरोप है। लेकिन यह मामला शांत नहीं हो रहा। इंडी गठबंधन के दल भी शायद समझ रहे हैं कि जनता के साथ नहीं खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस भी अब इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट करने लगी है। राहुल गांधी भले ममता बनर्जी पर कुछ ना बोले, लेकिन बंगाल कांग्रेस ने आज कोलकाता में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने वैन में भर भर कर जबरन प्रदर्शन करने से रोका। कांग्रेस के बड़े नेता अभी भी आरजी कर की घटना पर बोलने से बच रहे हैं। इकलौते अधीर रंजन चौधरी हैं जो लगातार इस मामले को लेकर ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि यह पॉलिटिक्स है। दिल्ली वाले कुछ नहीं बोलेंगे, बंगाल वाले को बोल रखा कि तुम वहां बोलते रहो ताकि तुम्हारा कम से कम वहां पब्लिक से कनेक्ट हो और तुम्हारी वहां छीछा लेदर ना हो। ये नहीं है तो और क्या है? सुनिए अधीर रंजन चौधरी। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिन भी मैं शामिल हुई थी, नई बात नहीं है। सारे बंगाल में, खासकर सारे हिंदुस्तान और सारे विश्व में ये आरजीकर की घटना, जहां एक महिला डॉक्टर को बेरहमी से बलात्कार और खून किए गए, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। सारे देश न्याय मांग रहे हैं। मैं इस न्याय की गुहार को समर्थन करते हुए हमारे घर की माँ बहनों को जो आंदोलन छेड़े हैं, इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। आप ये भी देखिए कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 31 साल पहले रेप के ही एक मामले को लेकर
बंगाल में लेफ्ट की नींव हिला दी। उस घटना से बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया था। साल 1993 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और ज्योति बसु तब मुख्यमंत्री थे। 1993 में ही नादिया जिले में एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप हुआ था। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर ज्योति बसु सरकार निशाने पर थी। तब ममता बनर्जी पीड़ित लड़की के साथ बंगाल सरकार के सचिवालय पहुंच गई। ममता बनर्जी सीएम ज्योति बसु से मिलने की जिद कर रही थी। ममता का आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से दोषियों को बचाया जा रहा है। ज्योति बसु ने उस समय ममता बनर्जी और पीड़िता से मुलाकात नहीं की। पुलिस ने ममता बनर्जी और पीड़िता को जबरन घसीट के सचिवालय से हटा दिया। ममता बनर्जी के इस प्रदर्शन ने बंगाल में लेफ्ट सरकार की नींव हिला दी। आज ममता बनर्जी खुद सीएम है और रेप मर्डर कांड को लेकर बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है और इस तरह के मामलों पर ममता बनर्जी का अलग ही रुख देखने को मिलता आया। कोलकाता की तरह महाराष्ट्र में एक ऐसी भीषण घटना सामने आई जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में आज बड़ा बवाल हुआ। इस घटना के विरोध में आज ट्रेनें रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले दागे, जिससे हालात और बिगड़ गए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दूसरी तरफ स्कूल ने अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और सब कुछ तोड़फोड़ कर दिया। यह पूरा मामला क्या है यह भी समझिए। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल में काम करने वाले एक स्टाफ पर रेप का आरोप है, जिसकी नियुक्ति इसी महीने हुई। बच्चियों ने माता पिता से पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 12 से 24 घंटे की देरी की, जिसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुआ। हालांकि पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि रात 11:30 बजे शिकायत दर्ज की गई और सुबह 3:30 बजे आरोपी को पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। प्रिंसिपल, क्लास टीचर और फीमेल अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि शिकायत लिखने से पहले पीड़ित बच्ची के परिवार को 11 घंटे का इंतजार कराया। और सवाल उठते हैं कि एक तो पब्लिक को सड़क पर न्याय के लिए आना क्यों पड़ा? बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हो क्या रहा है? लेकिन चीजें हो रही। पाठशाला में अब अगली क्लास। लैटरल एंट्री पर पीएम मोदी ने फैसला बदला। विपक्ष की जीत या देश की हार? जाति और आरक्षण के नाम पर इंडी गठबंधन के झूठ का पर्दाफाश करने वाला चैप्टर। – 2024 के चुनाव के बाद से इंडी गठबंधन को जाति और आरक्षण के नाम पर झूठ और भ्रम की राजनीति करने का मुंह में खून लग गया है। उसमें इस बात से तो उनको कोई लेना देना नहीं रह गया कि किस बात से देश का फायदा है या नुकसान है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये माना जाता था कि अगर किसी मामले का एक्सपर्ट है कोई और उसके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं जो देश की तरक्की के काम आ सकते हैं, तो सरकार बेहतर तरीके से अपनी नीतियां बनाकर लागू कर पाएगी। ऐसे एक्सपर्ट को जोड़ने में, सरकार के अंदर लाने में क्या बुराई है? ये तो सरकार के लिए, देश के लिए अच्छा ही है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही एक काम की शुरुआत की जिसे सिविल सर्विस में लैटरल एंट्री कहा गया और इससे अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट सरकार से जुड़े। लेकिन अब यह काम भी इंडी गठबंधन की राजनीति की भेंट चढ़ गया। सिर्फ 45 लोगों की लैटरल एंट्री पर ऐसा बवाल मचा दिया गया जैसे सबका आरक्षण सरकार छीन रही है। आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही विपक्ष झूठ और भ्रम की राजनीति करता रहा है कि इस बार मोदी आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, जातिगत जनगणना कराओ, वगैरह वगैरह। ऐसे में सरकार ने भी लैटरल एंट्री में जिन 45 लोगों की भर्ती करनी थी उस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए कह दिया और यह भी कह दिया कि अब जो लैटरल एंट्री होगी उसमें आरक्षण के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। जबकि आप देखिए कि लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही यही था कि इसमें ना किसी की जाति देखी जाती थी, ना धर्म देखा जाता था। इसमें सिर्फ यह देखा जाता था कि कोई व्यक्ति किस सेक्टर में एक्सपर्ट है। लेकिन जिस तरह का खेल इस देश में इस वक्त चल रहा है उसमें इस मामले में भी राजनीति घुसेड़ दी। लैटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने दलित और ओबीसी का मसीहा साबित होने की होड़ लगा दी। मतलब देश कहां गया बॉस? जाति और आरक्षण के नाम पर इंडी गठबंधन के झूठ का पर्दाफाश करने वाला पूरा चैप्टर आज इसीलिए खोल रहा कि जो लोग आज पिछड़ों और दलितों के हितों के चैंपियन बने घूम रहे हैं, लैटरल एंट्री जैसे मामलों में भी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपने जमाने में क्या किया था यह आपको जानना चाहिए। लेकिन यह भी समझिए कि लैटरल एंट्री पहले भी होती थी।
लेकिन मनमाने तरीके से होती थी, कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। किसी ने यह नहीं पूछा कि जिस एक्सपर्ट को लेकर आए हैं बताओ उसकी जाति क्या है, उसे नौकरी देने में आरक्षण के नियमों का पालन किए हो या नहीं किए हो। ये सारी बातें आगे होंगी, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि ये लैटरल एंट्री होती क्या है, जिसे लेकर इतना बवाल हो गया कि 45 पोस्ट, मात्र 45 पोस्ट की वैकेंसी थी, और इन 45 पोस्ट के लिए झूठ और भ्रम की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे नरेंद्र मोदी आरक्षण ही खत्म कर दे रहे हैं। लैटरल एंट्री क्या है पहले यह समझिए। लैटरल एंट्री का सिंपल मतलब है बिना यूपीएससी एग्जाम के सीधे भर्ती। लैटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती है। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स में लंबे समय से काम कर रहे लोगों को शामिल किया जाता है। लैटरल एंट्री के तहत सरकार के मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भर्तियां की जाती हैं। यूपीएससी में लैटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए 6077 एप्लीकेशन आए। यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 2019 में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में केवल 9 नियुक्ति हुई, 9। इसके बाद 2021 और 2023 में भी लैटरल एंट्री से भर्ती की गई। वर्तमान में अपने अपने क्षेत्र के 57 एक्सपर्ट्स अलग अलग मंत्रालयों के साथ काम कर रहे हैं। 57, 140 करोड़ की आबादी के देश में मात्र 57 ऐसी पोस्टिंग है, वो भी एक्सपर्ट्स की, जो लैटरल एंट्री से आए हैं, मतलब बिना आरक्षण के मामले के आए हैं। उस पे हंगामा, तमाशा, बाप रे बाप। लैटरल एंट्री की इसी व्यवस्था के तहत 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लैटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को जारी किया। इसके बाद आज 20 अगस्त को केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को इस विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए एक चिट्ठी लिखी। जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर लैटरल एंट्री प्रक्रिया को रोकने की बात कही। इसमें कहा गया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि लैटरल एंट्री में संविधान के तहत समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। लैटरल एंट्री वाले पदों में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा किए जाने की जरूरत। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि लैटरल एंट्री में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम किस तरह लागू किया जा सकता है। दरअसल 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के जरिए सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू होता है, और मौजूदा नीति कहती है कि यदि बड़ी संख्या में नौकरशाही की जरूरत है तो उसमें आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इस चिट्ठी में यह भी खुलासा किया गया कि यूपीए की सरकार के दौरान 2005 में कांग्रेस के मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रशासनिक सुधार की सिफारिश की थी, लेकिन तब कांग्रेस सरकार मनमाने ढंग से और सिलेक्टिव तरीके से इस पर काम कर रही थी। यही वजह है कि आज सरकार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की आरक्षण वाली राजनीति को एक्सपोज किया। पहले आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह बयान सुनिए, इसके बाद विपक्ष की रिजर्वेशन वाली राजनीति का सैंपल भी दिखाऊंगा और एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। लैटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन भले ही सरकार ने रोक दिया, लेकिन लैटरल एंट्री में कोई खराबी नहीं, क्योंकि लैटरल एंट्री की व्यवस्था बहुत ही पारदर्शी तरीके से होती है। पहले की तरह नहीं होता कि जिसे मन चाहा उसे उठाकर पद दे दिया, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद इन नियमों को पारदर्शी बनाया गया। लैटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी योग्य व्यक्ति केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है।
कैंडिडेट को अपने फील्ड में काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होता है। जो इस इंटरव्यू को पास करता है उसे सीधे तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया जाता है। यह ज्वाइनिंग 3 साल के लिए होती है, लेकिन इसे 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपर्ट है उसे कैसे सरकारी सिस्टम में लाएं और देश का फायदा हो, यह मकसद है। और कोई ऐसे हजारों भर्तियां नहीं हो रही थी, 40-50 भर्तियां होती हैं, 45 तो इस बार निकली थी। लेकिन जैसे ही लैटरल एंट्री का नया विज्ञापन 17 अगस्त को निकला, वैसे ही इंडी गठबंधन ने माहौल बनाना शुरू किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। इस पोस्ट के बाद जब आज लैटरल एंट्री के विज्ञापन को आरक्षण से जुड़े बदलाव के लिए रोका गया, तो कांग्रेस नेता ने इसका क्रेडिट राहुल गांधी को देने में कांग्रेस के नेता जुटे, जबकि यही प्रक्रिया कांग्रेस के दौर में बिना किसी आरक्षण के अपने तरीके से चल रही थी। एक बार सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए, फिर कांग्रेस की सरकार में लैटरल एंट्री कैसे होती थी वो भी आपको बताऊंगा। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है, और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। कांग्रेस आज विपक्ष में है तो उसको सीधी भर्ती लैटरल एंट्री असंवैधानिक लग रही है। अपने जमाने में नहीं लगती। जिस लैटरल एंट्री पर कांग्रेस के नेता माहौल बना रहे हैं उसे तो कांग्रेस की सरकारों ने शुरू किया। 2005 में यूपीए सरकार के दौरान एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिश की गई। 2005 में यूपीए सरकार ने सरकारी नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया। इस कमीशन का अध्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली बने। वीरप्पा मोइली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हर सरकारी विभाग में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स लोगों की भर्ती होनी चाहिए। इस रिपोर्ट का शीर्षक कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण और नई ऊंचाइयों को छूना रखा गया। यानी ये अपने जमाने में कर रहे थे और उसका रिकमेंडेशन कर रहे थे तो देश नई ऊंचाइयां छूता। अभी नरेंद्र मोदी सरकार में हो गया तो यह असंवैधानिक हो गया। आज कांग्रेस के नेता इस पर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी जैसे आरक्षण खत्म करना चाह रहे हो। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों में ऐसे ऐसे लोगों को बाहर से लाकर सरकारी सिस्टम में बैठा दिया गया जिन्हें आप लैटरल एंट्री कह सकते हैं। और इसमें तो सबसे बड़ा नाम मनमोहन सिंह का ही है बॉस। मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर थे। उन्हें 1972 में कांग्रेस की सरकार ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया। यह लैटरल एंट्री नहीं थी। इसके बाद 1976 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। इसी तरह से मोंटेक सिंह आलूवालिया वर्ल्ड बैंक में काम करते थे। उन्हें 1979 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। इसके बाद मोंटेक सिंह आलूवालिया प्रधानमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी बने और 1998 में प्लानिंग कमीशन के मेंबर बन गए। इस लैटरल एंट्री में बुराई नहीं थी। इसी तरह से सैम पित्रोदा अमेरिका में रहते थे। उन्हें इंदिरा गांधी ने बुलाकर C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का हेड बनवा दिया। बाद में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए एडवाइजर भी थे। ऐसे और कई नाम हैं जो किसी सिविल सर्विस में नहीं थे, वो अपने अपने सेक्टर में काम करते थे। कोई पढ़ाता था, कोई अर्थशास्त्री था, कोई वर्ल्ड बैंक IMF में काम कर रहा था। इनको सरकारी सिस्टम में लाकर बड़े बड़े पद दिए गए कांग्रेस के जमाने में। तब यह गैर संवैधानिक नहीं था। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन से सवाल होना चाहिए कि जब इन लोगों को सरकारी सिस्टम में लाकर बैठाया तब आरक्षण के किन नियमों का पालन किया था आपने, बताइए। लेकिन अब माहौल बन रहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे हैं, क्यों एक्सपर्ट्स को लाने में उसकी जाति नहीं देखते। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं और कैसे लैटरल एंट्री पर फैसले की वापसी को अपनी जीत बता रहे हैं। संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। संविधान की कैसे धज्जियां उड़ें, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाएं भारत छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की
जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। देश भले हार जाए, लेकिन इंडी गठबंधन को हर बात में अपनी जीत दिखती। वोट के चक्कर में ये हर बात में जाति और आरक्षण को लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए के सहयोगी भी बहुत अहम है, तो वो भी अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। इसमें चिराग पासवान का भी नाम है। अब जब सरकार ने लैटरल एंट्री से नियुक्ति का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए कह दिया, तो सुनिए चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जब से ये एडवर्टीजमेंट निकला, अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और ये लोग बात करते हैं दलितों की, ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की। इतना साल हो गया, अगर मंडल कमीशन को किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो वो हमारी आज की मौजूदा सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन चाहे कोई सरकार में हो या विपक्ष, ये बात तो सबको समझनी चाहिए कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति करना देश के लिए घातक हो सकता है। लेकिन आजकल इसके बारे में कौन सोचता है? सबको अपने वोट की पड़ी है, इसलिए हर अच्छी बात पर भी राजनीति जो है वो घुसा दी जाती है। पाठशाला में अब अगली क्लास, अजमेर ब्लैकमेल कांड, कोर्ट का फैसला क्या आया, सुनकर हैरान रह जाएंगे। ब्लैकमेल कांड के दोषियों का अजमेर शरीफ दरगाह से क्या कनेक्शन निकला? 32 साल पुराना देश का सबसे शॉकिंग ब्लैकमेलिंग कांड का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। राजस्थान के अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज यह शहर किसी और वजह से चर्चा में। दरअसल इस शहर में आज से 32 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने बड़ा दाग लगा दिया और जिसे सुनकर सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि अजमेर में साल 1992 में सीरियल गैंगरेप का खुलासा हुआ। 100 से अधिक लड़कियों के रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। कई पीड़ित लड़कियों ने बदनामी की डर से सुसाइड तक कर लिया, जबकि कई ने शहर छोड़ दिया। अजमेर दरगाह के खादिम के परिवार से जुड़े लोग स्कैंडल के मास्टरमाइंड निकले। कुल 18 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था और अब 32 साल के बाद अजमेर कांड के 6 आरोपियों को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आज सुबह ही अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को ब्लैकमेल और रेप कांड में दोषी ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया और दोपहर 2 बजे फैसले के समय फिर से कोर्ट में पेश किया। सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से एक आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया गया। सुनिए कोर्ट के फैसले पर सरकारी वकील ने क्या कहा है, उसके बाद इस पूरे मामले की डिटेल बताता हूं। जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर ब्लैकमेल कांड के नाम से और असली छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें जो सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, उनको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जो 30 लाख रुपए कुल जुर्माना किया गया है, ये सभी पीड़ितों को बराबर बांटा जाएगा। कुल 18 आरोपी थे जिनके विरुद्ध जो है प्रकरण चल रहा था। उनमें से कुछ के लिए पहले फैसले हो गए और बाकी जो 6 बचे हुए थे उनके लिए आज फैसला हुआ है। अभी एक मुलजिम जो है अलमास महाराज, वो फरार है। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। अजमेर सेक्स एंड ब्लैकमेलिंग कांड के बचे हुए जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उनके नाम भी जान लीजिए। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सुहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन, इकबाल भाटी, नसीम उर्फ टार्जन। जिन 6 आरोपियों को आज सजा सुनाई गई, उनमें एक नाम नफीस चिश्ती का शामिल है। नफीस चिश्ती इस सेक्स स्कैंडल के उन 3 अहम किरदारों में शामिल है जो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम के परिवार से जुड़ा। खादिम परिवार के जिन लोगों को इस कांड का मास्टरमाइंड बताया गया, उनमें फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती शामिल है। इसमें फारूक चिश्ती उस वक्त यानी साल 1991-92 में अजमेर में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था और अनवर चिश्ती यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। आरोप है कि पैसे और राजनीतिक रसूख के दम पर इन लोगों ने देश के सबसे बड़े माने जाने वाले सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया। अब यह भी सुनिए कि इस सेक्स स्कैंडल की शुरुआत कैसे हुई। साल 1991 में अजमेर सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड में से एक
नफीस चिश्ती साजिश के तहत एक बिजनेसमैन के बेटे को धोखे से हटुंडी फार्म हाउस लेकर पहुंचा। यह फार्म हाउस अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बियाबान इलाके में है। आरोप है कि फार्म हाउस में बिजनेसमैन के बेटे को ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेहोशी की हालत में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। आरोपियों ने बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल कर उसे अपनी फीमेल फ्रेंड को फार्म हाउस में लाने के लिए मजबूर किया। फार्म हाउस पहुंचने पर उस लड़की का रेप किया गया और आपत्तिजनक तस्वीर खींचकर उसे भी अपनी दोस्त को फार्म हाउस में लाने के लिए ब्लैकमेल किया गया। एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह स्कूल की 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप हुआ और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची। कि ब्लैकमेल करने के बाद भी जब नई लड़कियां आरोपियों के झांसे में आनी बंद हो गई तो उन्होंने फार्म हाउस में खींची गई तस्वीरों की रील को डेवलप करने के लिए अपनी जान पहचान की एक लैब का सहारा लिया। नेगेटिव को धुलवाकर रंगीन तस्वीरें तैयार की गई। इस दौरान फोटो लैब से लड़कियों की तस्वीरें लीक हो गई और धीरे धीरे पूरे शहर को इस सेक्स स्कैंडल के बारे में पता चल गया। लोग पीड़ित लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे, जिसकी वजह से एक के बाद एक कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। 6-7 लड़कियों के अचानक सुसाइड से अजमेर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक लोकल अखबार दैनिक नवज्योति के एक पत्रकार ने इस केस से जुड़ी हर अपडेट देनी शुरू की। इसके बाद यह ब्लैकमेल कांड सुर्खियों में आया और दूसरे अखबारों में भी इस कांड से जुड़ी खबरें छपने लगी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे और सेक्स स्कैंडल पर हो रहे खुलासों से अजमेर समेत पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। बात दिल्ली तक पहुंच गई। इस बीच यह भी खुलासा हुआ कि सेक्स स्कैंडल की मास्टरमाइंड चिश्ती तिकड़ी का यूथ कांग्रेस से कनेक्शन है। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से आरोपी खुद को बचाने के लिए तमाम पैंतरे करने लगे, लेकिन मामले को दबाने के दबाव के बावजूद राजस्थान में उस वक्त के सीएम भैरव सिंह शेखावत ने पुलिस से एक्शन लेने के लिए कहा, जिसके बाद 30 मई 1992 को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई और 31 मई 1992 को मामले की सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए। शुरुआत में पुलिस ने इस कांड को लेकर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। धीरे धीरे मामले की जांच आगे बढ़ी और 30 नवंबर 1992 को पुलिस ने अजमेर कोर्ट में पहली चार्जशीट पेश की, जिसमें 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से एक आरोपी पुरुषोत्तम ने साल 1994 में जमानत पर बाहर आने के बाद सुसाइड कर लिया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहला फैसला 18 मई 1998 को सुनाया। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। आरोपियों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2001 को सुनाए फैसले में 4 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वहीं 19 दिसंबर 2003 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े 4 आरोपियों की उम्र कैद की सजा को 10 साल कर दिया। सेक्स स्कैंडल के आरोपी जहूर चिश्ती के खिलाफ एक लड़के के साथ दुष्कर्म का केस चल रहा है, जबकि फारूक चिश्ती को 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2013 में दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे भुगती हुई सजा पर ही हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। आज इस मामले के बाकी बचे 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अजमेर सेक्स स्कैंडल का एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है।